इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का वो खत जिसके बाद फुल कोर्ट मीटिंग हुई, उसके बाद वजीर आजम पाकिस्तान से चीफ जस्टिस साहब की मुलाकात हुई और उसके नतीजे में एक एलामिया सामने आया। तो एलामिया सामने आया, उस हवाले से कुछ लोग डिसअपॉइंटमेंट का भी इजहार कर रहे हैं। उनके नज़दीक इससे ज़्यादा सख्त और मुदल्लल तरीके से और ठोस तरीके से इस इशू को टैकल करना चाहिए था। एक कमीशन बनाने की बात की गई है। कमीशन का पाकिस्तान की अगर हम सियासत में और हिस्ट्री पे नजर डालें तो कोई खातिर ख्वाह नतीजा सामने नहीं आया है। ये एलामिया कहता क्या है क्विकली, और उसमें जो खास बात है वो पैरा 53 के से क्या हिंट करना चाह रही है गवर्नमेंट। और अगर हम बात करें चीफ जस्टिस के हवाले से तो इस एलामिया में जो सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट का इजलास का एलामिया सामने आया उसमें है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने 25 मार्च को एक खत लिखा और उसी रोज चीफ जस्टिस की रिहाइशगाह पर एक इजलास हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत के मामले को फौरी टेकअप किया गया। चीफ जस्टिस ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और दीगर जजेस से इफ्तार के बाद मुलाकात की। चीफ जस्टिस ने 2.5 घंटों की मुलाकात में जजेस को इंफरादी तौर पर सुना। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फुल कोर्ट इजलास बुलाकर जजेस से मुशावरत की। चीफ जस्टिस की वजीर आजम से मुलाकात में सीनियर तरीन जज ने भी शिरकत की। मुलाकात में अदलिया की आजादी को यकीनी बनाने की हिदायत की गई। मुलाकात में चीफ जस्टिस ने वाज़ेह तौर पर कहा कि जजेस के मामले पर अदालती काम में एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वजीर आजम से जजेस के खत के मामले पर इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने पर इत्तफाक हुआ है। अब ये जो इंक्वायरी कमीशन है, ये जो एलामिया अगर अंग्रेजी में देखें तो उसका आखिरी पैराग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पैराग्राफ में 53 जो है फैजाबाद लेजिस्लेशन धरना जजमेंट का उसका हवाला दिया गया है। कहा गया कि उसकी डायरेक्शन में, यानी उसकी जो भी अभी तक डेवलपमेंट हुई है उसकी रोशनी के अंदर आगे का लाएमल तय किया जाएगा। ये पैरा 53 कहता क्या है फैजाबाद जजमेंट का, ये हम आपको बताए देते हैं। इसके मुताबिक जो तहरीरी फैसला आया है उसके पैरा 53 में जो सब पैरा 12 है उसमें कहा जा रहा है कि तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों को अपने मैंडेट से तजावुज नहीं करना चाहिए। वो ना तो तकरीर और इजहार राय की आज़ादी पर कदगन लगा सकती हैं और ना ही उन्हें नशरियात या अशात और उनके इंतजामी मामलात में मुदाखलत का इख्तियार हासिल है। सब पैरा जो 14 है वो कहता है शफाफियत और कानून की हुक्मरानी यकीनी बनाने के लिए मुनासिब होगा कि इन कवानीन का नफाज यकीनी बनाया जाए जो कवानीन वाज़ेह तौर पर इंटेलिजेंस एजेंसियों के मैंडेट का तयन करते हैं। सब पैरा 15 कहता है कि आईन पाकिस्तान मुसल्लह अफवाज के अरकान को किसी भी किस्म की सियासी सरगर्मी में मुलविस होने बशमूल किसी सियासी जमात धड़े या फर्द की हिमायत करने से सख्ती से मना करता है। हुकूमत पाकिस्तान बजरिया वजारत दिफा और मुतल्लिका आर्मी बहरिया फिजाइया सरबराहान को हुक्म दिया जाता है कि वो अपने जेर कमान इन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू करें जो अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब पाए जाते हैं। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आखिरी पैराग्राफ में इस पैरा 53 का जिक्र किया है तो वो पैरा 53 हमने पढ़कर आपको सुनाया है। अब इसके ऊपर जाहिर सी बात है जो मुख्तलिफ रद्द अमल है वो बड़े दिलचस्प है। तहरीक इंसाफ के अगर रद्द अमल से हम आगाज करें तो उनको जो है 4 बातों पे एतराज है। उनके जो है एक टेक्निकल, एक प्रोसीजरल और उसके आउटकम के हवाले से जो 4 निकात जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ अपना एतराज उठा रही है वो कुछ यूं है। जिसकी अगर ग्रीवियंसेस है तो वो गवर्नमेंट ही के खिलाफ है और जो भी महकमा है चाहे वो इंटेलिजेंस इदारा है या कोई भी पुलिस है वो सारे गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। ये हुकूमत की सवाबदीद नहीं है कि वो कमीशन बन रहा है अंडर द इंक्वायरी कमीशन और फिर उनमें ये कहे कि किसी रिटायर जज को हम मुकर्रर करेंगे। कठपुतली वजीर आजम जिन्होंने फॉर्म 45 के जरिए यहाँ इक़्तिदार पे कब्जा किया है, डाकाजनी की है, तो जिनके खिलाफ आपने इंक्वायरी करनी है तो जो आपको मुसल्लत हमारी कौम के ऊपर किया है रिजेक्टेड लोगों को, वो किस तरह फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। रिटायर्ड जज साहिबान जो हैं, चाहे कमीशन के हेड हो या चाहे घरों में हो, उनको प्रैक्टिकली अपने खानदान में नवासों और पोतों के खत्नों के फंक्शन पे भी नहीं बुलाते हैं। एक किसी रिटायर्ड बंदे को बिठा देंगे और वो गवर्नमेंट लाएगी, अपनी मर्जी की वो रिकमेंडेशंस लाएंगे और अपनी मर्जी के वो चाहेंगे तो पब्लिश करेंगे, चाहे तो ना करेंगे। क्या पाकिस्तान की तारीख में ये पहली मरतबा हो रहा है कि अदलिया के अंदर से ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं कि उन पर दबाव आ रहा है, या अदलिया के जो जजेस हैं और जो मुख्तलिफ उसके अंदर और पोजीशंस पे काम करने वाले लोग हैं उनके हवाले से क्या पहले कंट्रोवर्सीज नहीं सामने आई? बिल्कुल नहीं, ऐसा हो चुका है माजी में। लेकिन उस वक्त भी हमने देखा कि जो रद्द अमल था वो बड़ा दिलचस्प हुआ करता था। आपको माजी से सुनाते हैं कि इससे पहले जब जजेस को ब्लैकमेल करने, उन पे दबाव डालने, मर्जी के फैसले लेने की बात की जाती थी तो उसके ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी,
مریم نواز شریف صاحبہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بتائیں آپ کو تو مولانا فضل الرحمان صاحب، ان تینوں کی بڑی کیٹیگوریکل پوزیشن تھی کہ کسی پہ بھی دباؤ ڈالنے یا بلیک میل کرنے کے حوالے سے یہ تینوں جماعتیں کہاں کھڑی تھی، ذرا سنیے۔ اور ابھی جو خط سامنے آیا ہے اس کے رد عمل میں ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے تو مکمل خاموشی ہے، کوئی بھی سینئر لیڈرشپ یا قیادت کی طرف سے اس کنٹروورسی کا جواب میں کوئی پولیٹیکل رد عمل بھی نہیں آیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے اس ایشو پہ مکمل خاموشی ہے۔ پی ایم ایل این کے جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس ایشو پہ اب وہ ماضی سے اپنی پوزیشن کو چینج کرتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ پروسیجرل یہ ٹھیک نہیں ہے، اس وقت کیوں نہیں بولے، کیا یہ فورم ٹھیک ہے بات کرنے کا، ایسے سارے سوالات پی ایم ایل این کی طرف سے اٹھائے جا رہے ہیں، ذرا سنیے۔ پی ایم ایل این کو سیکھنا چاہیے اپنے باقی سابقہ اتحادیوں سے، پیپلز پارٹی نے بالکل خاموشی اس معاملے پہ چپ سادھی ہوئی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے چپ سادھی ہوئی ہے، صرف اس کا جو پولیٹیکل اونرشپ ہے، جس کا جو پولیٹیکلی اس کا جو اب نیریٹو بنا رہی ہے وہ صرف پی ایم ایل این بنا رہی ہے۔ بہرحال جی، ماضی میں کتنے کمیشن بنے اس ملک کے اندر، ان کے نتائج کیا سامنے آئے یا نہیں، ذرا کوئکلی چند کمیشنز کا ہم اس میں جائزہ لیتے ہیں۔ جوڈیشل کمیشن تھا جی لیاقت علی خان قتل کیس کا، ملک کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے قاتلوں کا تعین کرنے کے لیے جسٹس منیر اور جسٹس اختر حسین پر مشتمل 2 رکنی کمیشن بنا۔ کمیشن کو لیاقت علی خان کے قاتلوں کا تعین کرنے کی بجائے قتل سے متعلق انتظامی غفلت کا جائزہ لینے پر لگا دیا گیا۔ کمیشن کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا۔ ایک جوڈیشل کمیشن ضیاء الحق قتل کیس میں بھی بنا تھا، سابق صدر تھے، ان کی قتل کی انکوائری کے لیے سپریم کورٹ کے جج جسٹس سیف پر مشتمل ایک جوڈیشل کمیشن بنایا گیا، جس کی رپورٹ کبھی منظر عام پر نہیں لائی گئی۔ اسامہ بن لادن قتل کیس کا ایک حقائق جاننے کے لیے سابق چیئرمین نیب جو اس وقت جسٹس جاوید اقبال صاحب تھے، اس کی سربراہی میں کمیشن بنا۔ کمیشن نے حقائق جاننے کے لیے سب کو بلایا، لیکن اس کے بعد کمیشن کا کیا بنا کسی کو کچھ نہیں معلوم۔ ایک مسنگ پرسن کمیشن بھی ہے، اس میں 2011 سے کھوج لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے بھی سربراہ جسٹس جاوید اقبال صاحب ہیں۔ کمیشن کے 13 سال مکمل ہونے پر بھی لاپتہ افراد کا معاملہ حل نہیں ہو سکا۔